नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा में। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास आधार है सुनील कुमार का एक शोध प्रबंध जो इसी विषय पर है। डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा एक विवेचन। हाँ। ये शोध काफी दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे मानव जी की जो कविता है वो उनके अपने अनुभवों से निकलकर समाज की सच्चाई, उसके यथार्थ को पकड़ लेती है। हाँ बिल्कुल। और शोध की एक बहुत खास बात जो सामने आती है वो ये है कि देखिए, एक तरफ तो उनकी कविताएं आज के समाज की जो कड़वी सच्चाइयां हैं, मतलब हिंसा, घृणा, भ्रष्टाचार, सत्ता का लालच, इन सब को बिना लाग लपेट के दिखाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो नाउमीदी नहीं फैलाती। जैसे उनका संग्रह है सांझी है रोशनी, हाँ उसका जिक्र है उसमें, और दूसरी रचनाओं में भी जोर आशा पर है, लोक मंगल की कामना पर है, मतलब सबके भले की सोच। एक तरह का संकल्प दिखता है उनमें, अंधेरे से लड़ना है और मंजिल तक पहुंचना है। तो चलिए फिर इसी शोध के आईने में जरा और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि डॉक्टर मानव सामाजिक गड़बड़ियों पर, खासकर शोषण पर कैसे लिखते हैं। हाँ। शोध उन्हें एक ऐसे कवि के रूप में देखता है जिनमें, क्या कहते हैं, नए जमाने की सोच भी है, नया भावबोध जिसे कहा गया है। हाँ, नया भावबोध। और साथ ही भारत के जो पुराने संस्कार हैं उनका भी मेल है। उनकी कविताओं में एक नए किस्म की संवेदनशीलता और मूल्यों पर टिकी हुई चेतना दिखती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है उनका एक बड़ा सरोकार, शोषण का विरोध। इस विवेचन के अनुसार जब उनकी जो चेतना है, उनकी सोच, वो जब असलियत से टकराती है, यथार्थ से, तो वो शोषण के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और ये विरोध सिर्फ बाहरी नहीं है, मतलब जैसे भौतिकवाद या सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ, ये अंदरूनी भी है। जैसे हमारी पुरानी सोच, रूढ़ियां, अंधविश्वास, उनके खिलाफ भी। सांझी है रोशनी संग्रह से कविता का जिक्र है, कितना मुश्किल है। हाँ। उसमें वो कहते हैं कि धर्म के बाहरी दिखावे से, आडंबर से कोई धार्मिक नहीं बन जाता। हाँ। नहीं सिर्फ शब्द गढ़ लेने से कोई कवि बन जाता है। ये तो मतलब सीधी चोट है। बिल्कुल सीधी चोट है। और वो इससे भी आगे जाते हैं। शोध बताता है कि वो मानते हैं कि व्यक्तिगत सोच से समाज को बदला जा सकता है। हाँ। जीवन के कड़वे अनुभवों का जब वो जिक्र करते हैं तो वो उससे बदला लेने की बात करते हैं, उसे नोचने तक की बात करते हैं। नोचने, ये तो काफी तीव्र अभिव्यक्ति है। हाँ, शायद ये हर उस इंसान की भावना है जिसका शोषण हुआ हो। और एक और दिलचस्प बात है, वो रोशनी के लिए सिर्फ चिराग नहीं ढूंढते। अच्छा। वो कहते हैं आग तलाशनी होगी। शोध इसे व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की, एक क्रांति की चाहत के तौर पर देखता है। कविताओं से अगर थोड़ा हटकर देखें तो इस शोध में उनके दोहों का भी जिक्र है और उन्हें तेज धार हथियार कहा गया है। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। जैसे सहमी सहमी आग संग्रह से उदाहरण दिया है, राजनीति पर कैसा कटाक्ष है, सुबह लूट साएं कुर्सी रेस। हाँ, बिल्कुल सटीक। या फिर देश की हालत पर वो सवाल उठाती हैं जिसका कोई जवाब नहीं, सब मौन है, देश धरातल में धंसा, मगर उबारे कौन। वो राजनीति को ट्रेड का मार्क तक कह देती हैं, जिसमें मगरमच्छ और शार्क शामिल हैं जो भोली भाली जनता को निगल रहे हैं। ये सब शोध के विश्लेषण में है। और आम आदमी का दर्द वो कैसे झलकता है, वो भी साफ दिखता है। एक दोहा है, अपनी किस्मत में भला कहाँ दाल और भात मिल जाए तो बहुत है, रोटी गुड़ के साथ। ये पंक्तियां तो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनका संघर्ष दिखाती हैं। शोध उनके हाइकू संग्रह मेहंदी रचे हाथ का भी जिक्र करता है। हाइकू, वो छोटी 3 पंक्तियों वाली जापानी कविता। हाँ बिल्कुल। और देखिए कि कैसे वो उस छोटी सी विधा में भी शोषण के खिलाफ कितनी बड़ी आवाज उठाते हैं। जैसे ये विरोधाभास देखिए, अनाज उगाने वाला किसान भूखा है, हाइकू है, सड़े अनाज भूख मरे फिर भी कृषक आज। कितना त्रासद है ये। और दूसरी तरफ शासक मस्त है, जबकि जनता त्रस्त। उसका भी हाइकू है, जनता त्रस्त बजा रहे बांसुरी शासक मस्त। सही है। और ये सिर्फ किसी एक दौर की बात नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। शोध दिखाता है कि वो आजादी के बाद जो अवसरवादिता फैली, जो लूट खसोट हुई, उस पर भी टिप्पणी करते हैं। अच्छा। एक हाइकू है, पक्ष विपक्ष है लूट खसोट में, दोनों ही दक्ष। हाँ। मतलब इशारा साफ है कि व्यवस्था का चरित्र शायद बदला ही नहीं।
ये विश्लेषण तो काफी व्यापक है, हाल के कोरोना काल तक आता है ये। हाँ बिल्कुल, शोध उनके उस दौर के दोहों को भी सामने लाता है जो बदल गए दस्तूर शीर्षक से हैं शायद। उसमें वो मजदूरों की जो पीड़ा थी, उनका पलायन और इंसानियत का जो पतन देखने को मिला, हाँ, वो भयानक दौर था। उस पर लिखते हैं। एक पंक्ति है, कैसे खेल विनाश के खेल रहा इंसान। शोध बताता है कि वो उस मुश्किल वक्त में भी मानवता के जो दुश्मन थे उनकी निंदा करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे संकट में भी कुछ लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया था। तो कुल मिलाकर इस शोध प्रबंध के जरिए डॉक्टर मानव की जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे कवि की है जो समाज और राजनीति की जो बीमारियां हैं, विकृतियां हैं, उनका आईना दिखाते हैं। हाँ। और पाठक को, मतलब हम सबको, अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। संक्षेप में कहें तो ये शोध डॉक्टर रामनिवास मानव को एक ऐसे गहरे चिंतक कवि के रूप में स्थापित करता है जो अपने समय की सच्चाई से, युग बोध से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और वो अपनी अलग अलग विधाओं, कविता, दोहे, हाइकू, इनका इस्तेमाल करते हैं सामाजिक, राजनीतिक पाखंड पर, शोषण पर, भ्रष्टाचार पर सीधे प्रहार करने के लिए। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है, वो मानवीय मूल्यों को बचाने और उन्हें फिर से स्थापित करने पर भी जोर देते हैं। यानी निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि उनकी कलम सिर्फ उनके अपने एहसास, अपने भावनाएं नहीं लिखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो समाज के लिए एक आईना बन जाती है और नाइंसाफी के खिलाफ एक हथियार भी, जैसा कि ये शोध उजागर करता है। कवि अपने समय की सच्चाइयों को, विसंगतियों को इतनी बेबाकी से, इतने साफ तौर पे सामने रखता है, तो क्या उसे पढ़ने या सुनने वाले की भी कोई भूमिका बनती है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है उस पर विचार करने की या कोई प्रतिक्रिया देने की?